हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल्स जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान में हमें दे रखे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्या है और क्यों इन्हें संविधान के मुख्य लक्षणों में रखा जाता है, क्यों संविधान की अंतरात्मा के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हम एक देश में रहते हैं और जो कि हमारा देश एक लोकतंत्र राज्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था है। तो ऑफ कोर्स अगर लोगों द्वारा चलाया गया शासन इसे कहा जाता है तो लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते होंगे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए या एक अच्छा जीवन जीने के लिए। तो वो जो अधिकार होते हैं, जो लोगों को जो आज़ादी दी जाती है, लोगों को जो स्वतंत्रता दी जाती है, उसके साथ में एक अधिकार दिए जाते हैं कि हाँ, आप ये चीज़ें कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री रहकर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, जो कि हमें एक स्वतंत्र नागरिक बनाते हैं, वो अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसे पढ़ते हैं, हमारी बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाने जाते हैं। अंतरात्मा का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। अंतरात्मा का मतलब संविधान के आंतरिक में जो अंतर का जो निचोड़ होता है, का मतलब जो मेन एसेंस होता है किसी चीज़ का, कि हाँ, इसमें मुख्य बात ये है, इस चीज़ के अलावा अगर ये चीज़ नहीं है तो ये है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, आत्मा होती है ना किसी चीज़ की, आत्मा होती तो कोई चीज़ चलती है। हम शरीर हैं, हमारे शरीर में आत्मा है तो भी हमारा शरीर जो है वो रन करता है, हमारा शरीर चलता है। तो किस संविधान की आत्मा क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बिना संविधान एक क्या है? खोखली चीज़ है। क्यों कहा गया ऐसा, इसको हम समझते हैं। मौलिक अधिकार संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाने जाते हैं। अंतरात्मा हमने समझा कि ये एक आत्मा के रूप में है हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में जो एक निचोड़ होता है, उसका जो एक मुख्य बात होती है, जिस चीज़ के बिना संविधान कुछ भी नहीं है, वो क्या है? मौलिक अधिकार। उसे हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। ये होता क्या है, ये है क्या? औपनिवेशिक शासन तथा पुराने अनुभवों को देखते हुए औपनिवेशिक शासन तथा पुराने अनुभवों को देखते हुए संविधान निर्माता चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे कि मान लीजिए आज कोई सरकार आती है और वो सरकार अपना मनमाना ढंग, अपने जो मनमाने कानून हैं, अपने जो मनमाना कार्य है वो करने लगती है। निरंकुश हो जाती है वो सरकार। ठीक है, वो किसी की सुनती नहीं है, ना नागरिकों का ध्यान रखने लगती है और कुछ ऐसे कदम उठाने लग जाती है जो बिल्कुल ही राष्ट्र विरोधी हो। तो उस स्थिति में क्या होगा? नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा, हमको परेशानी होगी, नागरिकों को परेशानी होगी। तो ऐसा पहले हो चुका था, हमने इतिहास में देखा था कि हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश था, लेकिन बीच में क्या है, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज व्यापार करते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं वो व्यापार करते हैं और व्यापार करने के बहाने पूरे देश में क्या करते हैं? राज करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके बाद में वो इसके बाद ये सब जो करते हैं, जो राज्य का राज करने लग जाते हैं, जो शासन चलाने लगते हैं, उसके बाद में वो किसी भी तरह से हमारे देश के नागरिकों को उन्होंने फ्रीडम नहीं दी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम बोल नहीं पाए या हमारे पास अधिकार नहीं थे उस समय। तो ये चीज़ें देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? मौलिक अधिकारों को दिया, ताकि अगर किसी स्थिति ऐसी बनती है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि राज्य की सत्ता जो होती है उसका दुरुपयोग होने लग जाता है, उसके दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार नागरिकों के पास होने चाहिए, जिनसे नागरिक क्या हो सके? फ्री रह सके। जिन अधिकारों का उपयोग करके नागरिक क्या रह सके? फ्री रह सके, किसी के अंडर उन्हें ज़बरदस्ती नहीं चलना पड़े, किसी का कहा हुआ जो कि बिल्कुल इल्लीगल है, बिल्कुल भी मान्य नहीं हो सकता है, नागरिकों के हितों के खिलाफ हो सकता है, उसे मानने से वो बचे। तो ऐसे अधिकार जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार है। यही क्या है? मौलिक अधिकार है। अतः मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर राज्य की सत्ता अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लगती है और निरंकुश हो जाती है, ऐसे कार्य करने लग जाती है जो बिल्कुल भी हितों में नहीं है, बिल्कुल भी ना राष्ट्र के हित में है, ना लोगों के हित में है, तो उस समय क्या होता है? मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। जो हमें राइट्स दिए जाते हैं वो संविधान में बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का भी आश्वासन दिया गया है। अब मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है? कि मौलिक अधिकार का मतलब हर नागरिक को उसके अधिकार हैं और उसके अधिकारों की रक्षा भी हो सकती है, की जाएगी, हो सकती क्या है? की जाएगी, फॉर श्योर की जाएगी। तो संविधान में बहुसंख्यक
हमने पहले पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो बड़ा समुदाय होता है वो छोटे समुदाय पे क्या करता है, अपना जो मनमाना ढंग है वो चलाने का ट्राई करता है। तो जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अगर किसी तरह से कुछ का हानि करने का ट्राई करता है या अपने अधिकारों को जमाने का ट्राई करता है या कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाने का ट्राई करता है, अगर बहुसंख्यक जो समाज है, बहुसंख्यक समुदाय है, बड़ा समुदाय, तो अल्पसंख्यकों को भी अपने अधिकारों की रक्षा का आश्वासन कौन देता है? संविधान देता है कि हाँ, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपको संविधान से ये अधिकार दिए जाते हैं, इनका हनन कोई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें एक स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अभी मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से? हमारा जो संविधान है उसमें कुछ अधिकार है जो मुख्य अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में। वो हमारी जो बुक में है 6 अधिकार दे रखे हैं, मुख्य मौलिक अधिकार। उन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिकार हैं। इन्हें क्यों संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, ये हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हम सारे अधिकारों को समझते हैं। पहला जो अधिकार है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आप इस देश में एक स्वतंत्र नागरिक हैं, क्योंकि ये एक देश लोकतंत्र है। तो हम इस देश के क्या हैं? स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आपको किसी भी भाषा का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, उपयोग करने की आज़ादी है। कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी है। किसी भी देश के किसी भी भाग में आप आ जा सकते हैं। आप वहाँ पर उस क्षेत्र के निवासी बन सकते हैं। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं और किसी भी तरह का धर्म भी अपना सकते हैं, किसी भी तरह के धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी आप काम कर सकते हैं, कोई भी पेशा ले सकते हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी बड़ा अगर आप ग्रुप बनाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, कोई और कार्य कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अगर आपके घर को छोड़कर, आपके राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में जाकर बसना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाई ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार में आती हैं। आपको किसी भी चीज़ का कोई भी वो चीज़ करने का अधिकार है जिससे किसी और के अधिकारों का हनन ना होता हो। ठीक है, आपको स्वतंत्रता दी गई, संविधान के द्वारा स्वतंत्रता दी गई। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? आप कोई भी स्पीच दे सकते हो कहीं पे जाकर, ठीक है, आप लोगों को संबोधन कर सकते हो, आप कोई भी शिक्षा भी बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तब तक कर सकते हो जब तक कि इससे किसी और के अधिकारों का हनन ना हो, किसी और के अधिकार ना मिटे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको अधिकार है कि आप गाने सुन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट नाइट आप गाने बजाइए। आपने देखा होगा कहीं कहीं लाउड स्पीकर चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की नींद ख़राब करो क्योंकि आपको गाने सुनने हैं। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि आप किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं या फिर आप कोई यात्रा कर रहे हैं। उस टाइम पे आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि आपके साथ वालों को, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको परेशानी होने लग जाए। तब क्या होगा? ये मान्य नहीं होता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार उस समय क्या होता है? मान्य नहीं होता है। आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्वतंत्रता की वजह से किसी और के स्वतंत्रता का हनन हो जाए, किसी और के अधिकारों का हनन हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कोई भी कार्य करने का, किसी भी जगह रहने का, कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय करने का, किसी भी तरह का प्रोफेशन बिजनेस करने का, ये क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो देने की कोई चीज़ नहीं थी, ये अधिकार तो नॉर्मल है हमारे लिए। ये चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो सकती है क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं, ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर हर किसी को अपने अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर हम चीज़ें देखें तो वैसी नहीं थी जैसी आज है। आज से 200 साल पहले लोगों को कुछ भी करने के लिए सोचना पड़ता था। लोगों को अधिकार नहीं थे वो सब करने के जितना कि आज लोगों को मिले हुए हैं। इस वजह से इन चीज़ों को संविधान में उल्लिखित करना संविधान निर्माताओं के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि 200 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो उनको लगा कि नहीं, हमें इन चीज़ों को डालना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका किसी ने अधिकार छीन लिया ना, तो आप इसके बाद कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा अधिकार देखते हैं हम, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आपने सुना होगा कि
संविधान जो है सभी नागरिकों को समान रूप से देखता है, तो यही समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि भारत के सभी नागरिक संविधान के आगे क्या है, बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, ठीक है। सबको समान अधिकार प्राप्त हैं कि किसी भी तरह से कि नहीं ये अगर उस धर्म का है तो इसे कम अधिकार दिए गए, या अगर उस जाति का है तो उसे कम अधिकार दिए जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अगर कोई किसी भी जाति का हो, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसे उसी तरह की सज़ा दी जाएगी जैसा कि किसी और ने किया हो और उसे दी जाती है, ठीक है। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। किसी भी तरह से अगर कानून का कोई भी नियम होगा, तो कानून का कोई भी नियम होगा, सरकार के कोई भी नियम कानून होंगे, वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये होता है हमारा समानता का अधिकार, इक्वलिटी टू राइट टू इक्वलिटी। ओके, अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा बताया संविधान में लिखा गया है, संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि 14 साल से कम, 14 ईयर्स से कम अगर कोई बच्चा है तो उसे आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, कभी हमारे देश में भी है, काफ़ी बाहर बाहर के जो देश हैं, देश विदेश में ये जो बुरी प्रथा है या बुरा कारोबार है वो चलता है, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव कारोबार चलता है, जिसमें क्या करता है, लोगों को बेचा जाता है, लोगों को ख़रीदा जाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए, मजदूरी करवाने के लिए। ऐसी फैक्ट्रियों में काम कराया जाता है जो बहुत ही हानिकारक होती हैं किसी के शरीर के लिए। तो ऐसी फैक्ट्रियों में फिर बच्चों को काम कराया जाता है और उन्हें पढ़ाई शिक्षा नहीं दी जाती है, पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। तो यदि कोई ऐसा कार्य करता है ज़बरदस्ती, तो उसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा कार्य ज़बरदस्ती किसी बच्चे को करवाता है तो उसके खिलाफ संविधान क्या करता है, उसे अधिकार प्रदान करता है कि हाँ, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको ये चीज़ें करने का कोई भी आपको ये चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि नाम से क्लियर है, धार्मिक और स्वतंत्रता, धर्म को लेकर हमें जो हमारा संविधान स्वतंत्रता देता है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को, देश के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह का धर्म अपनाने की आज़ादी है और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन उसे किसी भी तरह से ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाओ। इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो एक लीगल तरीके से। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको आपका जो मन कहता है आप वो धर्म आप फॉलो कर सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म का आचरण अनुसरण कर सकते हैं। यह है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है, अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहता है, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, या अपनी जो शैक्षणिक संस्थान है वो खोलना चाहता है, या अपनी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई संस्था खोलता है, तो उस संस्था को खोलने का उसे अधिकार है पूरा का पूरा, और उस चीज़ के प्रचार प्रसार और विकास, रक्षा, उन चीज़ों के लिए उसे प्रयास करने के पूरे अधिकार दिए जाते हैं। कौन देता है? ये संविधान देता है कि भाई तुम्हारा धर्म है, अगर तुम इसे प्रचार प्रसार उसे फैलाना चाहते हो, उसे बड़ा करना चाहते हो, उसकी रक्षा के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है आपकी संस्कृति बचाने का, आपकी धर्म बचाने का, आपको पूरा का पूरा अधिकार कौन देता है? हमारा संविधान देता है। इसलिए हमारा संविधान काफ़ी ही, बोलते हैं ना, काल्पनिक संविधान दिया गया था, बहुत ही भविष्य को देखते हुए दिया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है कि बहुत ही अनोखा लेवल का हमारा संविधान है, ठीक है। लास्ट जो है हमारा संविधान, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार, सबसे इम्पॉर्टेंट राइट हमारे संविधान में माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए सभी को मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, सभी को मौलिक अधिकार प्रदान तो दिए गए, भाई तुम्हें समानता का अधिकार है, तुम्हें स्वतंत्रता दी गई, तुम्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, तुम्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, सब दिया गया। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब इन संविधानों, जो अधिकार दिए गए, इन अधिकारों की ही रक्षा नहीं हो पाएगी। मतलब कि क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा स्वतंत्रता का अधिकार हनन होता है, मान लीजिए कोई मेरी स्वतंत्रता छीन लेता है,
तो तब क्या मतलब होगा कि जब मेरी स्वतंत्रता छीनी जाती है और मेरी कोई सुनता नहीं है कि मेरा अधिकार छीन लिया गया है। यदि मेरी कोई सुनेगा ही नहीं तो इस इन अधिकारों का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसी के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है कि यदि आपका अधिकार किसी किसी के द्वारा, किसी के थ्रू आपके अधिकारों का हनन होता है, आपका अधिकार कोई छीनने का प्रयास करता है, तो आप जाकर आपके अधिकारों की मांग कर सकते हो। किससे करोगे? आप जाकर संविधान से, मतलब कि आप न्यायालय से, अपने न्यायालय में अपनी गुहार लगाएंगे, न्यायालय में अपनी आवाज़ देंगे और न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। यही क्या होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आपके अधिकारों का ही अगर हनन होने लग जाता है तो उन अधिकारों को बचाने के लिए एक मौलिक अधिकार और दिया गया है, जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, जिसमें आपके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन में वह अदालत का सहारा ले सकता है और अदालत का सहारा लेकर अपनी बात को वहाँ पर रख सकता है और उन अधिकारों को वापस ले सकता है। तो इस तरह से 6 अधिकार क्लियर हो गए। समानता का अधिकार, समानता दी जाती है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दी गई है, उचित स्वतंत्रता, बाकियों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के पिता कहे जाते हैं। तो उनके अनुसार मौलिक अधिकार क्या थे, उनके विचार क्या थे मौलिक अधिकारों पर। प्रत्येक नागरिक उस स्थिति में हो, मौलिक अधिकारों के 2 उद्देश्य हैं उनके अनुसार। वो क्या उद्देश्य हैं? प्रत्येक नागरिक उस स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों की दावेदारी पेश कर सके। उन अधिकारों की दावेदारी का मतलब क्या हुआ कि आपको अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का क्या मतलब है जब आप कहीं जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये अधिकार है, हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उस स्थिति में उन मौलिक अधिकारों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। तो मौलिक अधिकारों का मतलब यही है कि नागरिक ये कह सके कि हाँ, मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और मुझे मेरे अधिकार वापस चाहिए। ये अधिकारों की जब वो दावेदारी पेश करता है, तब मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में, एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसा चाहते थे और वो भी ऐसा सोचते हैं कि मौलिक अधिकारों से ऐसा संभव है कि प्रत्येक नागरिक उस स्थिति में हो कि वो अपनी बात खुलकर कह सके, संविधान के सामने, लोगों के सामने, अपने खुद के सामने। यह कानून हर उस सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने सरकार को ये अधिकार दिए, कानून बनाने के अधिकार दिए, ठीक है, हमने हमारे प्रतिनिधि भेजे और वो लोग कानून बना रहे। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब कानून बनाने वाले ही ऐसे कानून बनाने लग जाएं जो कि हमारे बिल्कुल हितों के विरुद्ध हो, नागरिकों के हितों के विरुद्ध हो, नागरिकों के राष्ट्र के हित में ही ना हो। उस स्थिति में क्या होगा कि ऐसे कानून बन जाए कि हमारे नागरिकों का क्या हो, अधिकारों का हनन होने लग जाए, स्वतंत्रता ही समाप्त होने लग जाए। उस स्थिति में मौलिक अधिकार काम आते हैं। तो ये जो कानून होते हैं, ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये उन सत्ताधारियों को जो कि कानून बनाते हैं उन्हें भी बाध्य करते हैं कि हाँ, अगर आप किसी तरह से ऐसे कानून का निर्माण करते हैं जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो इन अधिकारों के ज़रिए, इन मौलिक अधिकारों के ज़रिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यायालय के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा और इनके अधिकारों की रक्षा तो वैसे ही की जा रही है इन कानूनों के द्वारा। तो इस तरह से जो सत्ताधारी होते हैं वो भी बाध्य हो जाते हैं नागरिकों के हितों में कानून बनाने के लिए, और एटलीस्ट उनके खिलाफ कानून ना बनाएं इस चीज़ के लिए। हमारे संविधान में एक खंड और भी है जिसे नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि संविधान में ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो भी संविधान निर्माता हैं, जो भी हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्हें जो भी कानून बना रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह का अगर कोई बिल ला रहे हैं, वो किसी भी तरह का नया कानून बना रहे हैं, किसी भी तरह का कोई निर्णय ले रहे हैं देश के हित में या देश के लिए, उसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सुधार, लोगों का सामाजिक आर्थिक सुधार, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको उनका उसमें ध्यान रखा जाए, उसका फोकस हो, क्या हो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका फोकस होना चाहिए। राज्य की गरीबी को दूर करने वाले कानूनों के मार्गदर्शन की बात उल्लेखित है। लोगों की गरीबी, लोगों का सामाजिक जो लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वो, और राज्य की गरीबी, लोग फॉर श्योर, हमारा जब संविधान, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं थी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बात भी और ये मार्गदर्शन भी हमारे संविधान में दिया गया है कि भाई आप जो भी कानून बनाएंगे,
लोगों के हित में रहकर कानून बनाएंगे, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरे, उस दृष्टिकोण में रखकर कानूनों का निर्माण करेंगे ताकि लोगों का भी क्या हो, उद्धार हो। तो यही है हमारे नीति निदेशक तत्व। ये भी एक महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हाँ, हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारा जो संविधान है वो लोगों के प्रति जागरूक है, लोगों के प्रति चिंतित है, लोगों के विकास के लिए बनाया गया है। ये उस चीज़ को दर्शाता है। उस एग्जाम्पल ले लेते हैं मजदूरों के लिए उचित श्रमदान, कि आप मजदूर हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह का श्रमदान दे देंगे, मजदूर हैं लेकिन फिर भी उनके लिए एक उचित श्रमदान की व्यवस्था की जाए। ऐसे कई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से नीति निदेशक तत्व इन सब बातों की क्या करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किसको? सरकार को ये सब करने के लिए मार्गदर्शित करते हैं, ये बाध्यकारी करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं, दोनों करते हैं। तो किसी भी तरह से नागरिकों का उल्लंघन, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों के बारे में हमने डिस्कस की। आप नेक्स्ट क्लास जो जाएंगे उसमें और डिटेल में इन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।